हेलो। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की फैसिनेटिंग दुनिया। बेसिकली ये वो साइंस है जो केमिकल रिएक्शंस और इलेक्ट्रिसिटी के बीच का कनेक्शन समझाती है। कैसे रिएक्शन से करंट बनेगा या फिर करंट यूज करके कैसे स्पेसिफिक रिएक्शंस करवाए जाते हैं। हमारे सोर्सेज, क्लास नोट्स, टेक्स्ट बुक चैप्टर्स यही बताते हैं कि ये कॉन्सेप्ट कितना इम्पोर्टेंट है, बैटरी से लेकर मेटल्स बनाने तक। तो मिशन सीधा सा है, इसके कोर आइडियाज को जल्दी से समझना। बिल्कुल। और इस अंडरस्टैंडिंग की शुरुआत होती है दो बेसिक तरह के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स से। एक हैं गैल्वानिक सेल्स, जिन्हें वोल्टेइक सेल्स भी कहते हैं। ये क्या करते हैं कि स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस की एनर्जी को सीधा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देते हैं, जैसे वो फेमस डैनियल सेल है। और दूसरे टाइप के हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। यहां हम बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगाते हैं ताकि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को फोर्स किया जा सके। तो चलिए इनको थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। ओके। तो पहले गैल्वानिक सेल्स, डैनियल सेल आपने मेंशन किया है। उसमें जिंक और कॉपर आयंस के बीच एक रेडॉक्स रिएक्शन वो नेचुरली होता है ना। Zn प्लस Cu2 प्लस से Zn2 प्लस Cu, और इसी से करंट फ्लो होता है। हर मेटल का अपना एक पोटेंशियल भी होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसे कहते हैं। और इसको मेजर करने के लिए हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE यूज करते हैं, जिसका पोटेंशियल 0 माना जाता है कॉन्वेंशनली। तो सेल का जो ओवरऑल पोटेंशियल है E सेल, वो सिंपल है E कैथोड माइनस E एनोड। एग्जैक्टली। और ये जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स हैं, E0 वैल्यूज जिन्हें कहते हैं, ये बहुत काम की चीज है। इनकी लिस्ट देखकर ही हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट किसको डिस्प्लेस करेगा। जैसे E0 वैल्यूज साफ बताती हैं कि जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से कॉपर को निकाल सकता है, लेकिन कॉपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हाइड्रोजन गैस नहीं निकाल पाएगा। इट्स ऑल अबाउट देयर रिलेटिव टेंडेंसी, रिड्यूस होने की टेंडेंसी। और इन वैल्यू से हमें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स की स्ट्रेंथ का भी अंदाजा लग जाता है। राइट। लेकिन एक मिनट, रियल वर्ल्ड में सॉल्यूशंस हमेशा स्टैंडर्ड कंडीशंस 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन के तो नहीं होते। वहां फिर नर्स्ट इक्वेशन काम आती है ना। ये बताती है कि कॉन्सेंट्रेशन चेंज होने पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल कैसे बदलते हैं। हाँ, और इसमें फैसिनेटिंग पार्ट ये है कि नर्स्ट इक्वेशन E सेल इक्वल्स टू E नॉट सेल RTNF-LQ हमें किसी भी कॉन्सेंट्रेशन कंडीशन में सेल पोटेंशियल निकालने देती है, स्टैंडर्ड हो या ना हो। और इससे भी इंपॉर्टेंट, ये इक्वेशन रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc और उसकी थर्मोडायनामिक फीजिबिलिटी स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी डेल्टा G नॉट इक्वल्स टू माइनस NFE नॉट सेल के बीच एक डायरेक्ट लिंक बनाती है। इसका हम सेल पोटेंशियल देखकर बता सकते हैं कि रिएक्शन कितना स्पॉन्टेनियसली होगा, इक्विलिब्रियम पर क्या स्टेट होगी। बहुत ही पावरफुल टूल है ये। ओके। अब थोड़ा सा गियर शिफ्ट करते हैं। सॉल्यूशंस में करंट कैसे चलता है, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस की बात करते हैं। यहाँ कुछ टर्म्स आते हैं जैसे रेजिस्टेंस R, कंडक्टेंस G, फिर वो कंडक्टिविटी कैपा, और फिर एक और टर्म है मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा M। इसकी क्या जरूरत पड़ गई? हाँ, देखिए, सिंपल कंडक्टिविटी यानी कैपा वो डाइल्यूशन करने पर पानी मिलाने पर कम हो जाती है, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम आयंस कम हो गए, सीधी सी बात है। लेकिन मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा M डाइल्यूशन के साथ बढ़ती है। ऐसा इसलिए क्योंकि टोटल वॉल्यूम बढ़ गया जिसमें वो गिवन नंबर ऑफ आयंस मूव कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ये इंक्रीज धीरे धीरे होता है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, जो पहले ही कम डिसोसिएट होते हैं, डाइल्यूशन पर उनका डिसोसिएशन बढ़ता है, तो लैम्डा M एकदम तेजी से बढ़ती है। और इसी ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करता है कोलरॉश लॉ। अच्छा, कोलरॉश लॉ। राइट। ये कहता है कि इनफाइनाइट डिल्यूशन पे, जब सारे आयंस एक दूसरे से बहुत दूर हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट की टोटल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा M वो उसके इंडिविजुअल कैटायन और एनायन की कंडक्टिविटी का सीधा सम होती है। लैम्डा M इक्वल्स NV प्लस लैम्डा प्लस प्लस N माइनस लैम्डा माइनस। और इससे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की लैम्डा M निकाल सकते हैं और उनका डिसोसिएशन कांस्टेंट KAB, जो अदरवाइज निकालना मुश्किल होता है। बहुत क्लेवर। एब्सोल्युटली, बहुत यूजफुल लॉ है। अब आते हैं दूसरे टाइप के सेल्स पर, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स।
यहाँ जैसा हमने कहा, एक्सटर्नल वोल्टेज यूज करते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस करवाने के लिए। क्लासिक एग्जाम्पल, मॉल्टन NaCl से सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस निकालना इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू। पर अगर मॉल्टन के बजाय एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करें तो प्रोडक्ट्स अलग मिलते हैं। फिर H2 गैस मिलती है कैथोड पर, Cl2 गैस एनोड पर, और सॉल्यूशन में NaOH बन जाता है, क्योंकि अब वाटर के आयंस H+ और OH- भी कंपीट कर रहे होते हैं डिस्चार्ज होने के लिए। और यहीं पर ओवर पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट भी आता है। कभी कभी एक्सपेक्टेड से थोड़ा एक्स्ट्रा वोल्टेज लगाना पड़ता है किसी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। और कितना प्रोडक्ट बनेगा ये कैसे पता चलता है? हाँ, इसके लिए फैराडाइज लॉज है ना इलेक्ट्रोलिसिस के लिए। सिंपल रूल है, जितना ज्यादा चार्ज पास करोगे, Q = IT यानी करंट इनटू टाइम, उतना ही ज्यादा सब्सटेंस डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा। मतलब मास डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज पास्ट, करेक्ट। और इस सब की एप्लीकेशंस वो तो एंडलेस हैं। मेटल्स की रिफाइनिंग में यूज होता है, जैसे इम्प्योर कॉपर से प्योर कॉपर बनाना। रिएक्टिव मेटल्स का एक्सट्रैक्शन, जैसे एल्यूमिनियम, वो भी इलेक्ट्रोलिसिस से ही होता है प्राइमरीली। इलेक्ट्रोप्लेटिंग तो है ही, किसी चीज पर दूसरे मेटल की कोटिंग करना। बैटरीज तो पूरी इसी पर बेस्ड हैं। प्राइमरी सेल्स जो यूज एंड थ्रो होते हैं, जैसे ड्राई सेल, और सेकेंडरी सेल्स जो रिचार्जेबल होते हैं, लीड स्टोरेज बैटरी गाड़ियों में, लिथियम आयन फोन्स में। फिर आते हैं फ्यूल सेल्स, जैसे H2O2 सेल। ये केमिकल एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में बदलते हैं। बहुत एफिशिएंट और क्लीन तरीका है। और हाँ, कोरोजन को कैसे भूल सकते हैं, जैसे लोहे में जंग लगना, रस्टिंग, वो भी एसेंशियली एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस ही है। तो ये था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक, कह सकते हैं, व्हर्लविंड टूर। बैटरीज, कोरोजन, मेटल एक्सट्रैक्शन, सच में कितनी इंपॉर्टेंट फील्ड है ये। हर जगह इसका रोल है। इंडीड, बहुत फंडामेंटल है। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जो सोर्सेज में भी हिंट किया गया है, वो है हाइड्रोजन इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट। सोच के देखिए, अगर हम सोलर एनर्जी यूज करके पानी को स्प्लिट करें इलेक्ट्रोलिसिस से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और फिर उस हाइड्रोजन को फ्यूल सेल्स में यूज करके क्लीन इलेक्ट्रिसिटी बनाएं, तो एक पूरा पोल्यूशन फ्री एनर्जी साइकिल बन सकता है। क्या ये हमारा एनर्जी फ्यूचर हो सकता है? डेफिनेटली कुछ सोचने लायक बात है।